आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में 2 मिनट ले लो यार। सो ट्राई टू टेक 2 मिनट्स इन दिस क्वेश्चन, और 2 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को खत्म कर देना। तो देखो टाइम की भी रिस्पेक्ट करो, टाइम जितना दिया जा रहा है उसमें आप फटाफट सॉल्व करते रहो और आपकी जो क्वेरीज है वो पूछते रहो। ओके ठीक है। अभिषेक क्या पूछ रहे हो यार, एक बार क्वेरी अपनी पूछो। लास्ट वाले को आप बोलोगे कौन सा, ये इसको आप बोलेंगे एक्टिव लो इनेबल, एक्टिव लो डिकोडर विद एक्टिव हाई इनेबल, ठीक है। चलो यार इसका आंसर निकालो सभी लोग। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ड्यूटी साइकिल ऑफ Y2 पूछ रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लग जाना चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है एक नज़र देख के इसमें थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए वैसे तो। ये MSB LSB का थोड़ा ध्यान देना, ये MSB LSB पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। BCD अप काउंटर है, मतलब 0 to 9 काउंट करेगा। तो स्टार्टिंग के 2 बिट्स को XNOR से पास कर रहे हैं, उसके पहले के 2 बिट्स को XOR से पास कर रहा है। यहाँ पे I1 मेंशन किया है, तो यहाँ पे ये MSB हो जाएगी और ये LSB हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशंस होपफुली आपको पता होंगे। चलो शुरू करो, आंसर बताओ। किस किस चैनल पे लाइव आते हैं? अभी तो यार मेनली इसी चैनल पे आते हैं। एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे भी बहुत जल्दी आपको लाइव मिलूंगा मैं। तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे मतलब रेगुलर आपको मैं कंटेंट दूंगा ऑन द चैनल इलेक्ट्रिकल जंक्शन, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर लो। अगला 1 मिनट चालू। इनेबल मतलब 1, उसमें यार देखो इनेबल का कॉन्सेप्ट, इनेबल का मतलब होता है आपको सर्किट को स्टार्ट करने के लिए पुश करना है, वो उसका होता है स्टार्टिंग सिग्नल। जब भी आप किसी भी सर्किट को इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल करने के लिए उस तक एक एक्टिव इनपुट पहुंचना चाहिए। वो एक्टिव इनपुट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसा सर्किट चूज किया। अगर आपने एक्टिव लो यूज़ किया, इसका मतलब जब तुम 0 अप्लाई करोगे तो बबल उसको क्रॉस करा के 1 बना देगा। जबकि जब एक्टिव हाई यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपका एक्टिव हाई इनपुट सीधे सर्किट के पिन तक पहुंच जाता है, ठीक है। 20% आ रहा है श्रुति का, विच इज़ रॉन्ग आई थिंक। एनी अदर आंसर्स यार? ए ऑप्शन रॉन्ग है यार, जहाँ तक मुझे आंसर इसका याद आ रहा है। आंसर इसका देखना पड़ेगा, 20 तो नहीं है इसका आंसर, क्योंकि इसमें वंस जो आते हैं ना आपके, वो 2 से तो ज़्यादा आ जाएंगे, 2 से ज़्यादा आ जाएंगे। चलो देखते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो BCD काउंटर है ना, तो इसका कुछ नाम दे दें, इसका नाम दे दें Q3 Q2 Q1 Q0। आई होप ये नाम देने में कोई बुराई तो है नहीं। तो ये मैंने नाम दे दिया Q3 Q2 Q1 Q0, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ भी आप लिखो 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक आइए लिखते हैं इनकी वैल्यूज़। तो ये मैंने लिखा 0 0 0 0, देन 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 एंड 1 0 0, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया Q3 Q2 Q1 Q0। अब क्या करते हैं, यहाँ से यार I1 I0 लिख देते हैं। आइए लिखते हैं I1 I0। I1 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो I1 लिखने के लिए आपको Q1 और Q0 का XOR चाहिए। सो दिस विल बिकम Q1 XOR Q0। I0 लिखने के लिए Q3 XOR Q2 चाहिए। समझ में आ रहा है इसमें क्या समझाना है? ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लोगों ने इतना तो कर ही लिया होगा सब लोगों ने। तो इन दोनों का XOR लेके यहाँ पे लिखते जाओ, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। चेक कर लो, मेरे ख्याल से ठीक है। 0 ठीक है। अब इन दोनों को उठाना चालू करते हैं, 0 0 0 0 0 0। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन I1 I0। अब Y2 देखो कब कब एक्टिव होगा। Y2 को एक्टिव होने के लिए आप मुझे खुद बताओ I0 और I1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर आप Y2 को एक्टिवेट करना चाहते हो तो क्या इसकी वैल्यू आपको हमेशा 1 लेनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू 0 लेनी चाहिए या नहीं? देख लो,
देखो खुद से सोचो ना, ये दोनों 0 0 हुए तो ये पिन एक्टिव हो जाएगी, ये 0 ये 1 हुआ तो ये पिन एक्टिव हो गई, ये 1 ये 0 हुआ तो ये पिन एक्टिव हो गई। अब 1 0 के कॉम्बिनेशंस ढूंढ लो कितने कितने मिल रहे हैं। आइए देखते हैं 1 0 के कॉम्बिनेशंस। तो 1 0 के कॉम्बिनेशन एक तो यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल जा रहा है, नीचे आते जाओ नीचे आते जाओ, और कहीं पे 1 0 का कॉम्बिनेशन नहीं आना तो चाहिए था। ठीक है ठीक है, चेक कर लीजिए, ये टेबल आ रहा है, फाइन। तो ज़रा यार देखो, एक चीज़ आप यहाँ पे ये देख सकते हो ना, एक चीज़ आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि I1 और I0 को अगर हम MSB LSB उल्टा कर देते ना तो शायद हमारा कोई दूसरा आंसर मैच करता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर I1 I0 का हम ये सेम सिनेरियो लेके चलेंगे तो उस केस में आप देखो कितने टोटल आपको ऐसे चांसेस मिल रहे हैं जहाँ पे Y आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे Y की वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0। तो इस केस में आपका ड्यूटी साइकिल कितना आ जाना चाहिए, 20% आना चाहिए यार, बिल्कुल सही बात है। जिनका भी 20% आ रहा था देवर राइट इफ दे वर डूइंग विद द सेम कॉन्सेप्ट। बट 30% मेरे ख्याल से तब आएगा जब हम लोग I0 को क्या मानेंगे MSP और इसको क्या मानेंगे LSP। बट वो हम मान नहीं सकते बिकॉज साइन कन्वेंशन अपना क्या होता है, जहाँ पे भी सफिक्स जहाँ पे ज़्यादा लिखी होती है उसी को आपको हमेशा क्या कंसिडर करना चाहिए, MSP कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए 20%। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ यार, एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, एक सिंपल सा पॉइंट आप सुनिए। अच्छा आप ये बोल रहे हो यहाँ पे नीचे एक्स नॉर दे रखा है, हाँ ये बात तो ठीक है, नीचे आपको एक्स नॉर मेंशन कर रखा है। तो आपका I0 हो जाएगा इसका एक्स नॉर। तो ये चीज़ पहले बतानी चाहिए ना यार, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया उसके बाद बता रहे हो एक्स नॉर आएगा। चलो चलो एक्स नॉर अब यहाँ पे लो Q3 और Q2 का। तो ये Y2 आपका हो गया, अब आ जाएगा 30%। खैर जो भी आंसर आएगा, आंसर से ज़्यादा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाह रहा था, देखो ठीक है। तो 30% आपका आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि नीचे एक्स नॉर मेंशन कर रखा था जैसा आप लोगों ने बताया राइटली सो। तो आंसर यहाँ पे आपका आ जाना चाहिए 30%। बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले तो ये क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं अगर इस क्वेश्चन में आप नोटिस करते। बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत परसीव कर सकते हैं, या फिर नोटेशन वाइज वो हमें बार बार कन्फ्यूजन होता है। तो देखो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा कोई सिंबल मेंशन किया रहेगा, जब भी ऐसा कोई सिंबल मेंशन किया रहेगा तो हमें ये नहीं देखना है कि I0 ऊपर लिखा है या फिर I1 ऊपर लिखा है। जैसे मान लो कोई कोई मक्स आपको ऐसा मिलेगा या कोई कोई डिकोडर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको I0 और I1 का सिंबल ऐसा यूज़ किया रहेगा। कई कई मक्स और कई कई डिकोडर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको I1 तो ऊपर मेंशन किया रहेगा और I0 वो नीचे मेंशन कर देगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमेशा सफिक्स को देख के ही MSB और LSB का अंदाज़ा लगाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसके पहले वाले केस में जो मैंने एक्सॉर मान के आउटपुट कैलकुलेट किया था, जब हमारा 20% आउटपुट आ रहा था, उस केस में भी आपको MSB और LSB का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस वाले मक्स को भी प्रोसेस करोगे तो हमेशा ये जो I0 लिखा हुआ है ना, इसी को हमेशा किसकी तरह ट्रीट करोगे, LSB। यहाँ पे जो I0 लिखा हुआ है इसको भी किसकी तरह ट्रीट करोगे, LSB। तो कभी भी आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा हुआ है वो लिख कहीं भी सकता है। कभी कभी किसी किसी मक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पिन्स लिखे होते हैं, किसी किसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिन्स लिखे होते हैं। तो दोनों ही केसेस में आप हमेशा सबस्क्रिप्ट देख के ही MSB और LSB का अंदाजा लगाएंगे। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ठीक है चलो, तो आई थिंक ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आया, और इस क्वेश्चन में आपको ये भी समझ आया कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था।
ड्यूटी साइकिल आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज़ ये था कि आई नॉट आई वन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा ये। तो एक क्वेश्चन मैंने आपका मल्टीप्लायर का भी लिया, आंसर बताएं। अच्छा, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे तुम लोग, चलो कोई बात नहीं। देखो टीचर का भी अपना ईगो होता है ना, टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है तो उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम वही है, बट जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो स्टूडेंट से पूछता है कि यार अब बताओ अब क्या किया जाता है। तो वो तो यार एक प्रोसेस होता है ना। तो जब मैंने पूरा किया, हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं था, दैट वाज आप बोल सकते हो कि डेटा को मैंने गलत यूज़ किया, बट जब भी कोई टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है तो इनिशियली वो अपने आप को बहुत सुप्रीम समझता है। तो जब वो गलती कर देता है लास्ट में, फिर वो स्टूडेंट के पास जाता है, बोलता है बताओ यार क्या करें। फिर स्टूडेंट बताता है सर ये आपने गलत डेटा लिखा था या कॉपी गलत कर दिया, इसको सही करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ। और देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में यार ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो आप लोग चिल्ला के बता देते कि सर वो सही करो, आपने एक्सॉर को एक्सनॉर ले लिया। बट ऑनलाइन क्लास में आप कहाँ से बोल पाओगे यार। चलिए करिए इसको, इस क्वेश्चन को बताइए। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका भी बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। कन्वर्टर्स पे यार एक पूरा का पूरा स्पेशल क्लास में आप जाओगे ना, स्पेशल क्लास में पूरा एडीसी डीएसी का मैंने एक पूरा अलग से सेशन ही लिया 12 या 14 वीडियोस का, तो आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। स्पेशल क्लास में जाइए, वहाँ पे एडीसी डीएसी पे देखिए क्विक डिस्कशन ऑन एडीसी डीएसी, उसमें मैंने शायद 8 या 10 घंटे का सेशन लिया था, आप उसको चेक कर लीजिए। ओके चलो, गुड मॉर्निंग यार। तो सो के उठे हो या सोए ही नहीं हो? देखो इतनी जल्दी तो पूरे इंडिया में 2 ही लोग उठते हैं, है ना। अगर आप टाइम देखो, जो टाइम हो रहा है उस टाइम पे पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग इस टाइम पे उठते हैं। एक तो अपने प्राइम मिनिस्टर और एक दूसरे अक्षय कुमार जी। तो 2 ही लोग इतनी जल्दी उठते हैं। हम लोग इस टाइम सोने जाते हैं, तो हमारा ये सोने का टाइम होता है, बाकी लोगों का ये उठने का टाइम है ना। चलो हो गया, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है यार कंसीडर अ 3 बिट नंबर ए एंड 2 बिट नंबर बी। तो 3 बिट का एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो यार 3 बिट का। मैं ले लेता हूँ चलो A1। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी सेटिंग थोड़ा चेंज कर दूँ। अब ठीक है, बार बार मुझे साइड में जाना पड़ रहा था ना पेन चूज़ करने के लिए। चलो पेन नीचे ही आ गया। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा A2 A1 A0, ये हटेगा नहीं। चलो A2 A1 A0। वैसे ही जो B मैं मान लेता हूँ, लेट मी कंसिडर दिस B एज B1 B0, है ना। तो क्वेश्चन में आपको एक 2 बिट का नंबर दे रखा है B और 1 बिट का नंबर दे रखा है 3। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इनको बिट्स की तरह सोचना है यार, है ना। जब आप इनको मल्टीप्लाई करने जाओगे ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा बिट्स की तरह इनको प्रोसेस करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब आप B0 को A0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, A0 B0, है ना, ऐसे ही तो मिलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बट ये दोनों कंबाइन होकर बनेंगे तो एक बिट ही। क्यों? क्योंकि देखो मान लो A0 भी 1 होता है B0 भी 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो A0 B0 हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, अगेन 1। तो ये दोनों मिलके ना एक सिंगल बिट के फॉर्म में आपको दिखने चाहिए। दिस A0 B0 विल बी द सिंगल एंटिटी दैट वी नीड। अब ये B0 को A0 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली आपको आपकी इसकी एंडिंग लेनी पड़ेगी, और जब एंडिंग लोगे तो यहाँ पे एक एंड गेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑन द सिमिलर बेसिस दिस B0 A1, so this is also a single bit, this B0 A2, this is also a single bit। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सिंगल सिंगल बिट्स मैंने ले लिए। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो B1 A0, मल्टीप्लाई का मतलब एंडिंग होता है ना, मल्टीप्लाई इज अ रॉन्ग वर्ड, तो आप यहाँ पे एंडिंग बोली, तो यहाँ पे इनकी एंडिंग हो गई और यहाँ पे इनकी एंडिंग हो गई। तो ये सारे एक सिंगल सिंगल बिट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप इनको ऐड करना स्टार्ट करोगे। एडिशन के लिए क्या होता है, बिट बाई बिट एडिशन करोगे। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे इसका एडिशन तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। लेट मी कॉल इट एज S0। तो ये एडिशन तो एज इट इज़ ही आ गया। फिर आप इसको और इसको ऐड करोगे, S1 आएगा। शायद कैरी की पॉसिबिलिटी भी बन जाए, अगर कैरी की पॉसिबिलिटी बनती है फिर ये तीनों ऐड होंगे, यहाँ से आपको S2 मिल जाएगा।
फिर शायद यहाँ से कैरी की पॉसिबिलिटी बने, ये मिल जाएगा S3, मे बी वन फाइनल कैरी यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट। अब जरा देख लो यहाँ पे कितने आपको एंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है। एंडिंग के लिए ज़रा देखो, एक बार यहाँ पे डॉट लोगे, 2 3 4 5 6, तो 6 बार तो आपको एंड करना पड़ेगा। और कितनी बार आपको एडर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो देखो आपको एडर्स की ज़रूरत कितनी बार पड़ रही है। एक बार इन दोनों बिट्स को ऐड करने के लिए एडर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए भी एडर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए भी एडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एंड गेट रिक्वायर्ड आर x, तो मिनिमम नंबर ऑफ एंड गेट वो मांग रहा है x, एंड 1 बिट फुल एडर रिक्वायर्स आर y। 1 बिट फुल एडर का मतलब एक ऐसा फुल एडर जो 2 1 बिट्स को अलग अलग तरीके से ऐड कर पा रहे हो। तो इसमें जब 2 बिट्स आप लगाओगे तो वो उनको ऐड कर देगा। तो ज़रा देखो यहाँ पे कितने आपको चाहिए, एंड गेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, 6, एडर्स की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, 3। तो ये आंसर आपको कितना मिल जाना चाहिए, 9। चेक करिए और बताइए, बोलो यार, इसको देखो और चेक करो और आंसर बताओ, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? देखो खुद से सोच लो ना, इनको जोड़ने के लिए तो चाहिए ही होगा एडर, इसको भी जोड़ने के लिए एडर चाहिए, यहाँ से बाय द वे अगर कैरी आ जाती तो इसको भी जोड़ने के लिए एडर चाहिए, तो 3 एडर तो वैसे भी चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन में यार सिर्फ फुल एडर उसने मेंशन कर रखा है ना, तो हम फुल एडर ही ले लेंगे। वैसे अगर हाफ एडर मेंशन किया होता तो हम उसको बोल सकते थे कि यहाँ पे तो 2 फुल एडर्स चाहिए, लास्ट में एक हाफ एडर से भी हम काम चला सकते थे, है ना। तो यहाँ पे हम उसको बोल सकते थे कि यहाँ पे भी एक हाफ एडर से और यहाँ पे भी एक हाफ एडर से। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहाँ पे आप 2 हाफ एडर से और एक फुल एडर से काम चला सकते थे, बट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फुल एडर्स की अवेलेबिलिटी थी, तो हमने तीनों फुल एडर ले लिया, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं कि एडर्स फुल एडर श्रीधर, हाँ तो बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आप देखोगे तो इसके लिए तो किसी एडर वैडर की ज़रूरत चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो बिट एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड होगी नहीं, तो इन यहाँ पे हाफ एडर से काम चल जाएगा। यहाँ पे 3 बिट की पॉसिबिलिटी बन भी सकती, नहीं भी बन सकती, डिपेंडिंग अपॉन कैरी, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पे तो फुल एडर हमेशा ही लगाएंगे, जबकि यहाँ पे हाफ एडर से काम चल जाना चाहिए, ठीक है यार। ओके यार क्वेश्चन ऑलरेडी से सिलेक्टेड होते हैं ना, विश्वजीत कौन पूछ रहा है, विश्वजीत। तो क्वेश्चन यार ऑलरेडी सेलेक्ट करके लाते हैं ना, किसी और सेशन में कंपैरेटर पे भी क्वेश्चन कर लेंगे, नॉट एन इशू। चलो अब आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट काउंटर्स एंड रजिस्टर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स पे। तो ये रहा आपका फेवरेट सेगमेंट काउंटर रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप। चलो शुरू हो जाओ, 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को आंसर करो, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सा थंब रूल दे देता हूँ। काउंटर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं या सीक्वेंशियल सर्किट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा रूल होता है, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स के नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख दो और एक ट्रुथ टेबल बना दो, क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आता है सीक्वेंशियल सर्किट का, उसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई दूसरा रूल लगता ही नहीं है। हर एक फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखो, सबकी ट्रिगरिंग आप इंश्योर कर लो। अगर हर एक फ्लिप फ्लॉप के आप नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख पाते हो, सिर्फ एक सिंगल टेबल बनाइए और वहां से आउटपुट लिखिए, तो 2 4 5 क्वेश्चन में आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे कि आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट ट्राई करो यार। तो यहाँ पे कुछ सर्किट वगैरह पहचान पाओ तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाते हो तो भी अच्छी बात है ना। तो यहाँ नहीं भी पहचानोगे तो काम चलेगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। देखो जरा, यहाँ पे अब मुझे फ्लिप फ्लॉप दिखा, तो अब देखो एक जनरल थॉट मेरे दिमाग में क्या होगा। सबसे पहले तो एटलीस्ट मैं ये फिगर आउट करूंगा कि ये सिंक्रोनस है या फिर असिंक्रोनस है। तो सबसे पहले मैंने ये फिगर आउट कर लिया यार, ये है सिंक्रोनस, क्योंकि दोनों ही फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक जा रही है। देखो जब भी सिंक्रोनस सर्किट्स आते हैं तो अपने दिमाग में सबसे पहले आप ये बिठाए करो कि इसका मतलब हर एक क्लॉक पल्स पे मेरे दोनों के दोनों फ्लिप फ्लॉप्स ट्रिगर होंगे, हर एक फ्लिप फ्लॉप पे, हर एक क्लॉक पे मेरे दोनों के दोनों फ्लिप फ्लॉप्स ट्रिगर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया करो। अगर मैं नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन Q1 प्लस के लिए लिखता हूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा J1 Q1 बार प्लस K1 बार Q1, यस और नो, ठीक बात है। अब यहाँ से J1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो J1 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही, Q0, K1 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही, Q0 बार, दोनों वैल्यूज यहाँ पे उठा के पुट करी। तो जो आपको Q1 प्लस की वैल्यू मिल रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी Q0 Q1 बार, और K1 बार की वैल्यू कर लोगे तो आपको मिल जाएगी Q0 Q1, यानी कि जो Q1 प्लस यहाँ से आपको मिल रहा है इट इज़ एज गुड एज Q0। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप हर एक फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन निकालते जाओ, दैट्स इट। वैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से Q0 प्लस की इक्वेशन निकालते हैं तो Q0 प्लस आपको मिलता है J0 Q0 बार प्लस K0 बार Q0। देखो यहाँ पे K0 की वैल्यू उसने कितनी मेंशन कर रखी है 1, और J0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेंशन कर रखी है Q1 बार। तो जो आप K0 की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दोगे तो ये तो फिनिश हो जाएगा। J0 की वैल्यू Q1 बार
इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा Q1 प्लस Q0 का नॉर। ठीक, पहला पॉइंट। तो एक एक पहले पॉइंट आप समझ लो, फिर आंसर्स पे अभी हम लोग आते हैं, आंसर्स को भी देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो जब भी सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं तो उसमें स्टेट्स आपके अलग अलग हो सकती है। मतलब इसी सेम क्वेश्चन में वो बोल सकता था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट Q1 Q0, ये भी एक पॉसिबल स्टेट होती है। या फिर वो बोल सकता था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट Q0 Q1, वो भी एक पॉसिबल स्टेट होती है। ठीक है, तो दोनों को ही हम लोग स्टेट बोलते हैं, दोनों से ही स्टेट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन में ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो स्टेट के रूप में डिफाइन किसको कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं तो उसने डिफाइन कर रखा है स्टेट ऑफ Q0 एंड Q1 के बारे में जानना चाहता है आफ्टर द 333rd क्लॉक पल्स। तो मैं अब देखो यहाँ पे सिंपली क्लॉक लगाऊंगा, Q0 प्लस और Q1 प्लस की वैल्यूज़ लिखता चला जाऊँगा। 0th क्लॉक पल्स पे मान लेते हैं इनिशियली सब कुछ रीसेट था, अंटिल एंड अनलेस नॉट गिवन। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप क्लॉक पल्स देते जाओगे Q1 प्लस आप देखो Q0 को फॉलो कर रहे हैं, और Q0 को लिखने के लिए Q1 और Q0 का आपको नॉर लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स लगाऊं तो Q1 प्लस इसी को फॉलो कर लेगा 0, और इन दोनों का नॉर आपको मिल जाएगा 1। सेकेंड क्लॉक पल्स पे ये 1 यहीं पे ट्रांसफर हो गया, इन दोनों का नॉर हो गया 0। थर्ड क्लॉक पल्स पे ये 0 तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इन दोनों का नॉर अगेन हो गया 0। चेक कर लो यार, फाइन। तो अगर आप ये पॉइंट देखें यहाँ पे तो आप ये देख सकते हो कि क्लॉक हमने लगाई यहाँ पे, और क्लॉक लगाने के बाद हमें इसका पूरा का पूरा स्टेट डायग्राम मिल गया कि 0 से जा रहा 2, 2 से जा रहा 0, 1 और 1 से जा रहा 0। तो हम यहाँ से चाहते तो इसका स्टेट डायग्राम भी बना सकते थे। क्वेश्चन लगाने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से स्टेट डायग्राम। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा व्हाट विल बी आफ्टर 333rd क्लॉक पल्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ से पूछ रहे हो आफ्टर 333rd क्लॉक पल्स तो आप इसका मॉड नंबर बता सकते हो क्या है। तो अगर आप इसका मॉड नंबर देखते हैं तो मॉड इसका मिल रहा था 3। तो आप क्या किया करो, जब भी पूछा जाए कि 333rd क्लॉक पल्स, 550 क्लॉक पल्स, 1330 क्लॉक पल्स, तो सीधे मॉड नंबर से इसको डिवाइड कर दिया करो। जब आप इसको मॉड नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 0। जब भी रिमाइंडर आपको 0 मिलता है इसका मतलब आप यहाँ पे वही सिचुएशन अज्यूम कर लो जो 0th क्लॉक पल्स पे थी। अगर रिमाइंडर 1 आता तो वही सिचुएशन अज्यूम कर लेते जो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे थी। रिमाइंडर 2 आता तो वही सिचुएशन अज्यूम कर लेते जो सेकंड क्लॉक पल्स पे थी। तो यहाँ पे मॉड इसका आपको कितना दिख रहा है, 3, क्योंकि मॉड आपको 3 दिखा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो वही सिचुएशन आप अज्यूम करोगे जो आप 0th क्लॉक पल्स पे अज्यूम कर रहे थे। तो 0th क्लॉक पल्स पे कौन सी सिचुएशन थी, 0 एंड 0 है। चेक करो और बताओ। प्रोसेस पूरा समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको प्रोसेस समझने में प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैलकुलेट करने के लिए यार कैलकुलेट किया जाता है n शुड बी ग्रेटर देन log 2 मैक्सिमम काउंट प्लस 1। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैलकुलेट करने हो, ओके, जब भी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैलकुलेट करने हो तो वहाँ पे हमेशा n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू log 2 द बेस 2, हमेशा मैक्सिमम काउंट उसमें डाला करो। फॉर एग्जांपल होता क्या है, जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, मान लो ऐसा कुछ हम ले रहे हैं, सिर्फ ये 2 स्टेट काउंट करा रहे हैं, है ना। अगर आप सिर्फ ये 2 स्टेट काउंट करा रहे हो तो आप सोचोगे स्टेट तो 2 हैं, इसका मतलब ये है कि एक ही फ्लिप फ्लॉप से काम चल जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप कभी भी 6 की काउंटिंग या 7 की काउंटिंग कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको ये 2 स्टेट्स भी काउंट कराने हैं ना तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, log 2, मैक्सिमम काउंट कितना दिख रहा है 7, यहाँ पे डालो 8, तो ये बता रहा है 3 या 3 से ज़्यादा आपको फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे, भले ही स्टेट 2 क्यों ना हो। समझ गए ना। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही स्टेट दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि ज़रा बताओ इन दोनों स्टेट्स को मेजर करने के लिए या फिर अपने सर्किट को इन दोनों स्टेट्स में मूव कराने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत है, तो आप ऐसा मत सोचो कि 2 स्टेट हैं तो इसका मतलब एक ही फ्लिप फ्लॉप से चले जाएंगे, या 3 स्टेट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप से चले जाएंगे, ऐसा गलत होता है। आपको पहले पूछना चाहिए कि पहले मुझे बताओ काउंट सीक्वेंस क्या तुमने दे रखा है, उसके बाद में बता पाऊंगा। कितने लोगों के लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ गए ना, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स काउंट करने वाला। तो कभी भी नंबर ऑफ स्टेट से फाइंड आउट करने की गलती मत किया करो, हमेशा मैक्सिमम काउंट फाइंड आउट करना होता है। मैक्सिमम काउंट के बेसिस पे हमेशा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की काउंटिंग होती है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for Gate till date.
with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.